आइसबर्ग या सी आइस के पिघलने से सी लेवल राइज नहीं होता है। हाँ, माउंटेन्स की बर्फ या अंटार्कटिका के लैंड के ऊपर जमी हुई आइस शीट के पिघलने से सी लेवल राइज ज़रूर होता है। मान लो एक कंटेनर है, इसमें जो पानी है वो हमारा सी है, समुद्र। अब ज़मीन पे यानी कि बाहर से कोई बर्फ़ पिघल के इसमें गिरती है तो ऑब्वियसली इस पानी में नया पानी ऐड हो रहा है, तो सी लेवल राइज होगा। जैसे कि माउंटेन्स वाली बर्फ़ और अंटार्कटिका के ऊपर वाली बर्फ़ जो कि समुद्र से बाहर है, उसके ऐड होने से सी लेवल राइज होगा, क्योंकि ये बर्फ़ अलग से पिघल के इसमें गिर रही है। लेकिन मान लो अंटार्कटिका के ऊपर जमी हुई आइस शीट का एक बड़ा टुकड़ा टूट के पानी में गिर जाए, यानी कि कुछ आइसबर्ग्स हैं वो पानी में गिर जाएं, तो ऑब्वियसली उनके गिरने से सी लेवल राइज होगा। जैसे अगर आपने कोई आइस क्यूब्स हाथ से उठा के, उनके पिघलने से पहले ही आपने आइस क्यूब्स को अपने हाथ से उठा के पानी में डाल दिया, तो ऑब्वियसली इस डालने की प्रक्रिया से सी लेवल राइज होगा। लेकिन अब जब ये बर्फ़ धीरे धीरे मेल्ट होगी, यानी कि आइसबर्ग धीरे धीरे मेल्ट होगा, तो फिर उससे सी लेवल राइज नहीं होगा। सी आइस क्या होती है? जब समुद्र का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो वो बर्फ़ में जम जाता है, और बाद में जब वो पिघलता है तो हम कहते हैं कि सी आइस पिघल गई। अब इस चीज़ में कि समुद्र का पानी जम गया और फिर वापस पिघल गया, इसमें हमने कोई नई चीज़ ऐड नहीं करी है समुद्र के अंदर, इसलिए सी आइस के बनने या पिघलने से सी लेवल राइज नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू नासा, अगर दुनिया की सारी बर्फ़ पिघल के समुद्र में आ जाए तो धरती का रोटेशन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। क्यों? एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। उसकी वजह से लेंथ ऑफ डे थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब लैंड आइस पिघलेगी, क्योंकि लैंड पे जमी हुई आइस के पिघलने से समुद्र में पानी का लेवल बढ़ेगा, और उससे अर्थ के एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए अर्थ का रोटेशन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, जिससे लेंथ ऑफ डे थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न एंगुलर मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है वो सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस अब इस फैक्ट को याद कर लो कि लेंथ ऑफ डे थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, अर्थ का रोटेशन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। लेकिन सी आइस या आइसबर्ग के पिघलने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इससे सी लेवल राइज नहीं होगा, तो अर्थ ऑफ रोटेशन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे कि सी लेवल राइज किन किन वजहों से होता है, तो आप सब ऑप्शंस को कॉमन सेंस यूज़ कर लेना, बट कॉमन सेंस यूज़ करके आप जनरली सारे ऑप्शंस को सही मार्क कर सकते हो। बट हाँ, सी आइस और आइसबर्ग के पिघलने को आपको सही मार्क नहीं करना है, और कोई भी चीज़ दी हो मोस्ट प्रोबेबली वो ऑप्शन सही होगा। बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू सी लेवल राइज क्या है? कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कहते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। भाई देखो, जब भी कोई चीज़ गर्म होती है तो उसकी वॉल्यूम बढ़ती है, ऐसे ही जब पानी भी गर्म हो रहा है तो उसकी भी वॉल्यूम बढ़ेगी। तो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कहते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर सबसे बड़ा रीज़न है सी लेवल राइज का, जबकि ऐसा नहीं है। वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको ये वाला पाई चार्ट दिखाते हैं, जिसके हिसाब से थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज द बिगेस्ट रीज़न। उसके बाद सेकंड बिगेस्ट रीज़न इज ग्लेशियर्स का पिघलना। ये पाई चार्ट गलत नहीं है, ये पाई चार्ट बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मिसलीडिंग है। हमने ऊपर बताया कि लैंड पे जो आइस है उसके पिघलने से सी लेवल राइज होगा। इस पाई चार्ट ने इस लैंड की आइस को तीन अलग अलग भागों में दिखाया है। पहले इसने कहा कि ग्लेशियर्स का पिघलना। कौन से ग्लेशियर्स? माउंटेन ग्लेशियर्स की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे हिमालयास के ग्लेशियर्स। उसके बाद ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स, फिर अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स। तो यहाँ पे बेसिकली इसने लैंड आइस को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज द बिगेस्ट रीजन। लेकिन अगर आप सारी लैंड आइस को कंबाइन करोगे देन यू विल रियलाइज कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज नॉट द बिगेस्ट रीजन ऑफ सी लेवल राइज। सबसे बड़ा रीजन सी लेवल राइज का क्या है? वही जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं,
कि लैंड आइस का पिघलना, ठीक है, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उससे नया पानी सी लेवल में ऐड हो रहा है, उस नए पानी के एडिशन की वजह से जो सी लेवल राइज हो रहा है, दैट दिस इज द बिगेस्ट रीजन। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर भी एक रीजन है, बट इट इज नॉट द बिगेस्ट रीजन। ठीक है, ये अगेन मैंने यूएस गवर्नमेंट की वेबसाइट से उठाया है। दिस शोज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर, और यहां से पता चलता है जो नया पानी ऐड हो रहा है, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये टोटल सी लेवल राइज आता है। ठीक है, तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर सबसे बड़ा रीजन नहीं है। अच्छा, आर्कटिक और अंटार्कटिका, इनमें एक बहुत बड़ा रीजन है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आर्कटिक जो है नॉर्थ पोल पे आर्कटिक कोई जमीन नहीं है, वो एक समुद्र है। आर्कटिक इज अ ओशियन, ये पढ़ा है ना हमने। तो आर्कटिक पे कोई जमीन नहीं है, वहां पे सारा ओशियन है, पानी है सारा। ठंड के कारण वो पानी जम गया है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वहां पे लैंड है, जबकि आर्कटिक पे कुछ भी लैंड नहीं है, वो सारा जमा हुआ समुद्र है। तो आर्कटिक इज अ ओशियन, और इस ओशियन के चारों तरफ क्या है, कंट्रीज हैं, लैंड है बहुत सारा। तो आर्कटिक इज अ ओशियन सराउंडेड बाय लैंड। अंटार्कटिका पे ऐसा नहीं है, अंटार्कटिका पे प्रॉपर जमीन है, अंटार्कटिका पे प्रॉपर जमीन है, उस जमीन के चारों तरफ ओशियन है, उस जमीन के चारों तरफ ओशियन है। तो आर्कटिक ओशियन है, चारों तरफ जमीन है। अंटार्कटिका साउथ पोल पे जमीन है, और जमीन के चारों तरफ समुद्र है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आर्कटिक पे जो बर्फ है वो ज़्यादा ऊंची नहीं होगी। ठीक है, देखो ये हमारा सी लेवल है, ये सी लेवल है, ये ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड तो ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर बर्फ़ जमती गई जमती गई जमती गई, और इतनी मोटी 2-3 किलोमीटर ऊंची बर्फ़ की लेयर जम गई। लेकिन जब आर्कटिक पे आते हो, प्रॉपर नॉर्थ पोल पे, तो वहाँ पे सारा समुद्र है। बर्फ़ जमेगी भी तो सिर्फ थोड़ी सी बर्फ़ जमेगी, 1-2 किलोमीटर ऊंची बर्फ़ नहीं जम पाएगी, क्योंकि ये समुद्र है। अंटार्कटिका पे क्या है, अंटार्कटिका पे ज़मीन है, अंटार्कटिका में प्रॉपर सॉलिड ज़मीन है। जैसे इंडिया पे ज़मीन है, वैसे ही वहाँ पे ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर बहुत से बर्फ़ जमे जा रही है, जमे जा रही है, और 2-3 किलोमीटर ऊंची बर्फ़ की शीट वहाँ पे जम चुकी है। तो आर्कटिक पे थिन लेयर ऑफ आइस है, लेकिन साउथ पोल अंटार्कटिका पे थिक लेयर ऑफ आइस है। बट ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि पिछले 100 सालों में अर्थ का एवरेज टेम्परेचर, लेट से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, लेकिन आर्कटिक का, नॉर्थ पोल का टेम्परेचर बढ़ा है 2 डिग्री सेल्सियस। क्यों, इस चीज़ को कहते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, कि ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर से ज़्यादा गर्मी आर्कटिक में हो रही है। इसको हमने कहा आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। और जो अभी हमने चीज़ समझी थी कि आर्कटिक इज अ ओशियन सराउंडेड बाय लैंड, यही इसका रीज़न है। वो कैसे, आइस हैज़ गुड एल्बिडो, आइस का एल्बिडो बहुत ज़्यादा होता है। एल्बिडो मतलब कि जब सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज का सारा थर्मल रेडिएशन यहाँ पे आता है, तो वो मैक्सिमम रेडिएशन वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होता है, ना के बराबर आइस पे। लेकिन जब वाटर होता है तो वाटर मैक्सिमम रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर का एल्बिडो बहुत कम होता है। अब आर्कटिक पे, नॉर्थ पोल पे ओशियन है, ओशियन के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। जब तक ये बर्फ़ है तो ये सारी सूरज की मैक्सिमम रोशनी को रिफ्लेक्ट कर रहा है वापस, तो यहाँ पे वार्मिंग नहीं हो रही है, बिकॉज मैक्सिमम लाइट तो सारी रिफ्लेक्ट हो गई, तो वार्मिंग नहीं हुई यहाँ पे। लेकिन जब ये पिघल गई, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जब ये आइस पिघल गई है, तो यहाँ पे जब समुद्र दिख रहा है, तो समुद्र सूरज की इस रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पे जब सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई है, तो यहाँ पे वार्मिंग बढ़ जाएगी। ठीक है, अंटार्कटिका पे क्या है, अंटार्कटिका पे नीचे ज़मीन है, एंड ज़मीन होने की वजह से बहुत मोटी बर्फ़ की चादर है, बहुत मोटी। तो जब अगर बर्फ़ पिघली तो फिर से नीचे बर्फ़ है, जब और बर्फ़ पिघलेगी फिर से बर्फ़ है, तो यहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ है। एंड उसके बाद भी कई सालों बाद भी यहाँ पे लैंड दिखेगा आपको, पानी नहीं दिखेगा जो कि सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर ले। तो क्योंकि नॉर्थ पे पानी दिख जाता है बर्फ़ के पिघलने से, और वो पानी
और ज़्यादा सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसलिए नॉर्थ पोल पे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी कि आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। दुनिया जिस स्पीड से गर्म हो रही है उससे दुगनी स्पीड से आर्कटिक गर्म हो रहा है। इसको कहते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। यूपीएससी पूछ ले अगर कि आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस तो बहुत सारे हो सकते हैं। आप थोड़ी कॉमन सेंस लगा लेना, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे सूरज की गर्मी ज़्यादा हो गई है, ठीक है ना, पानी एक्सपोज हो गया है, पानी एक्सपोज हो गया। अब पानी एक्सपोज हो गया तो इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगी, तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, बादल ज़्यादा बनेंगे, रेनफॉल ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे पोलर बियर जो कि आइस शीट पे रहते हैं उनको कहीं बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है, उनकी तादाद कम हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो इम्प्लीकेशंस जो होती हैं, इम्प्लीकेशंस आर जस्ट लाइक एप्लीकेशंस। मैं कई बार कहा है कि जो इम्प्लीकेशंस होती हैं ये एप्लीकेशन होती है किसी भी चीज़ की, उसमें जो भी ऑप्शन दिए हों 99% टाइम्स ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। अब जैसे न्यूज़ थी कि आर्कटिक NCPOR ने कहा है कि आर्कटिक सी आइस में काफ़ी बड़ा डिक्लाइन हुआ है। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि आर्कटिक सी आइस के पिघलने से सी लेवल राइज नहीं होगा। इम्प्लीकेशंस बहुत सारे हो सकते हैं, और क्योंकि NCPOR ने कहा है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने कहा है, तो मे बी यूपीएससी NCPOR के ऊपर कोई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे यूपीएससी पूछ लेगा कि NCPOR नेशनल सेंटर फॉर ओशन सर्विस या या नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, ये सब चीज़ें कहाँ पे हैं। तो पहली बात ये कि ये सारे ही इंस्टीट्यूट्स मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर आते हैं। आप चाहो तो बस इनके हेडक्वार्टर्स ध्यान रख लो। एक तो मिनिस्ट्री याद हो गई, इन सब की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, देखो, नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। इंफॉर्मेशन सर्विस मतलब सोचो कि इंफॉर्मेशन सर्विस मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी की बात हो रही है। एंड इंडिया में आईटी हब कौन सा है, हैदराबाद। वैसे तो बैंगलोर भी है, बट आप इसको हैदराबाद यहाँ पे लर्न कर लो, ठीक है। तो नेशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फो सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज हैदराबाद में है। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, पोलर एंड ओशियन रिसर्च गोवा में है। इसी का एक पार्ट है हिमांश, जो कि एक ऑब्जर्वेटरी है स्पीति वैली में, हिमाचल प्रदेश की, ठीक है। चेन्नई में है नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशियन टेक्नोलॉजी, ठीक है। 2-3 बार इसको ध्यान रखो, पढ़ोगे एक बार याद हो जाएगा सब कुछ। इंडिया के कुछ रिसर्च स्टेशन नॉर्थ और साउथ पोल पे भी हैं, आपको उनके नाम ध्यान होने चाहिए। एंड सबसे पहला कौन सा था, लेटेस्ट कौन सा है। नॉर्थ पोल पे 2008 में हिमाद्री बना था, 2014 में इंड आर्क, दोनों ही नॉर्वे पे हैं। साउथ पोल पे 1983 में दक्षिण गंगोत्री, 1989 में मैत्री और 2012 में भारती। हमने बात करी थी आर्कटिक की। आर्कटिक क्या है, ओशियन है, लैंड नहीं है, आर्कटिक ओशियन है, लेकिन दुनिया का सबसे छोटा ओशियन है। सबसे बड़ा ओशियन कौन सा है, पैसिफिक, उससे छोटा अटलांटिक, उससे छोटा इंडियन, उससे छोटा सदर्न ओशियन वो है जो अंटार्कटिका के चारों तरफ है, ठीक है। एंड आर्कटिक सबसे छोटा, इसको याद रख लो, पैसा, PAISA। आर्कटिक काउंसिल 1996 में बनी थी बाय ओटावा डिक्लेरेशन। इसका हेडक्वार्टर्स नॉर्वे में है। एग्ज़ाम के लिए आपको इसके मेंबर्स के नाम पता होने चाहिए, जैसे ये चीज़ यूपीएससी 2014 में भी पूछ चुका है। तो मेंबर्स के नाम ध्यान रखो ज्योग्राफी के हिसाब से। पहले इधर से आएगा USA, अलास्का की वजह से, फिर कनाडा, फिर और इधर आओ तो ग्रीनलैंड, दैट इज़ डेनमार्क, उसके बाद आइसलैंड, आइसलैंड के बाद वो जो 3 कंट्रीज आती हैं, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। उनके बाद बहुत बड़ा रशिया, एंड रशिया के बाद फिर से USA का अलास्का। इन कंट्रीज़ के नाम ध्यान रखने के साथ में आपको यहाँ के समुद्रों के नाम पता होने चाहिए, बट सारे नहीं, 2-3 इम्पॉर्टेंट, जैसे ब्यूफोर्ट सी, चुकची सी, कारा सी एंड बैरेंट्स सी, ठीक है। जो लैब्राडोर सी और बेरिंग सी हैं,
ये दोनों आर्कटिक सर्कल के अंदर नहीं आते हैं, ये आर्कटिक सर्कल से बाहर हैं। आर्कटिक ओशन में सबसे बड़ा सी कौन सा है? सबसे बड़ा सी है बैरेंट्स। नाम कैसे ध्यान रखोगे? आप बड़े हो या पेरेंट्स? पेरेंट्स, तो पेरेंट्स का हो गया बेरेंट्स। ठीक है, तो आर्कटिक ओशन में सबसे बड़ा सी हो गया बेरेंट्स। एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग। रेडिएटिव फोर्सिंग मतलब देखो, अर्थ के ऊपर सोलर इंसोलेशन आता है, ठीक है, सूरज का रेडिएशन अर्थ के ऊपर आता है, अर्थ इसको एब्जॉर्ब करती है। अगर अर्थ सिर्फ एब्जॉर्ब करती रहेगी तो वो तो बहुत जल्दी गर्म होती जाएगी, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। तो क्योंकि अर्थ साथ में इसको रेडिएट भी करती रहती है, ठीक है, तो अर्थ एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है एंड अर्थ एनर्जी को रेडिएट करती है। दोनों चीज़ें मेंटेन रहती हैं और अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। अगर अर्थ ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, कम रेडिएट कर रही है, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, तो अर्थ वार्म हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। इसको बोलते हैं पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग। ठीक है, अगर उल्टा हो जाए कि अर्थ ज़्यादा रेडिएट कर दे तो उसको बोलेंगे नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग। तो रेडिएटिव फोर्सिंग का मतलब सिंपल सा ये होता है कि अगर एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन में बैलेंस ना हो, इनमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंस हो, तो हम बोलते हैं उसको रेडिएटिव फोर्सिंग। एरोसोल्स क्या होते हैं? ये कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में तैरते रहते हैं। ये पार्टिकल्स बहुत सारी रीज़न से आते हैं। कुछ होता है जैसे कहीं पे आग लगती है तो उस धुएं में थोड़े बहुत पार्टिकल्स होते हैं, हवा में तैरते रहते हैं। इंडस्ट्रीज से आते हैं, कुछ नेचुरल रीजंस की वजह से आते हैं, ऐसे बहुत से रीजंस होते हैं। अब जब ये पार्टिकल्स हवा में तैर रहे हैं तो ये कैसे बिहेव करते हैं? पहली बात तो ये, इन पार्टिकल्स के ऊपर मॉइस्चर जमा होता रहता है एंड वो धीरे धीरे बादल बन जाते हैं। और इनका क्या रोल होता है? ये जैसे विजिबिलिटी कम कर देते हैं। कहीं पे मान लो बहुत ज़्यादा फॉग हो गई, इसका मतलब वहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए थे, एरोसोल्स आ गए हैं, इसलिए विजिबिलिटी कम हो गई। दूसरा, ये सूरज की रोशनी को एक तो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर में बहुत सारे एरोसोल्स हैं, तो जब सूरज की रोशनी, अगर ये एरोसोल्स नहीं होते तो सूरज की रोशनी सीधा धरती पे आ जाती। ठीक है, क्योंकि एरोसोल्स बहुत ऊपर हैं, ठीक है, तो इनमें से कुछ इनकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है एरोसोल्स की कि वो यहाँ से सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे वापस। तो क्योंकि अब ये सनलाइट अर्थ पे नहीं आ रही, तो इन एरोसोल्स की वजह से जो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनकी वजह से अर्थ पे कूलिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, कुछ एरोसोल्स ऐसे होंगे जो सन की रोशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो क्या होता है कि अगर यहाँ पे ये एरोसोल्स नहीं होते तो सन की रोशनी आती और अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती, लेकिन क्योंकि एरोसोल्स हैं यहाँ पे तो ये सन की इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्योंकि एब्जॉर्ब कर लेंगे यहाँ पे तो ये गर्म हो जाएंगे रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके। जब ये गर्म हो जाएंगे तो आसपास की जब हवा बहेगी तो वो हवा भी गर्म हो जाएगी एंड अर्थ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा था? टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था क्योंकि ये रोशनी को बाहर ही के बाहर रिफ्लेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो ये अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर साइज एंड अदर फैक्टर्स। तो एरोसोल्स न्यूज़ में थे, एरोसोल रेडिएटिव फोर्सिंग ये न्यूज़ में था। ठीक है, एंड उससे पहले भी एक दो प्रोग्राम्स हैं वो थोड़ा न्यूज़ में थे। तो बेसिकली आपको प्रीलिम्स के लिए क्या ध्यान रखना है कि जो नेशनल कार्बोनेशियस एरोसोल प्रोग्राम है वो कब लॉन्च हुआ था? क्या वो रिसेंटली लॉन्च हुआ था? नहीं, 2011 में लॉन्च हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने लॉन्च किया था एंड इसका पर्पस है कि क्लाइमेट चेंज पे एरोसोल्स के कैसे कैसे इफेक्ट होते हैं उसको स्टडी करना। कुछ एरोसोल्स का कूलिंग इफेक्ट होता है, कुछ का वार्मिंग इफेक्ट होता है, ये मैं समझा चुका हूं अभी। 2019 का क्वेश्चन देख लेते हैं। सिरस क्लाउड थिनिंग और सल्फेट एरोसोल्स का क्या पर्पस है? साइंटिस्ट इन पर रिसर्च कर रहे हैं, क्यों? टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग। देखो, जो सल्फेट एरोसोल्स होते हैं वो काफ़ी अच्छे से लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। कुछ एरोसोल रिफ्लेक्ट ज़्यादा अच्छे से करते हैं, कुछ एब्जॉर्ब अच्छे से करते हैं। जो सल्फेट एरोसोल्स होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट बहुत अच्छे से करते हैं। इसलिए अगर हम स्ट्रेटोस्फीयर में सल्फेट एरोसोल्स डालेंगे तो वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, अर्थ पे कम लाइट आएगी
जिसकी वजह से कूलिंग होगी, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगी। दूसरी चीज़ सिरस क्लाउड थिनिंग। तो काफ़ी ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में कुछ बहुत पतले पतले ऐसे क्लाउड्स होते हैं जिनको बोलते हैं सिरस क्लाउड्स। तो सिरस क्लाउड्स जनरली आइस के बने होते हैं जनरली, ठीक है। ऐसे ही मान लो सूरज है, तो वो सूरज की कुछ रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देते हैं एंड कुछ रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं। रिफ्लेक्ट करेंगे तो कूलिंग होगी, एब्जॉर्ब करेंगे तो वार्मिंग होगी। ऐसा देखा गया है कि सिरस क्लाउड्स में एब्जॉर्प्शन इफेक्ट ज़्यादा होता है, रिफ्लेक्शन काफ़ी कम होता है, एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वार्मिंग हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे सारी हवा गर्म हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है सिरस क्लाउड्स की वजह से। इसलिए साइंटिस्ट कह रहे हैं हमें सिरस क्लाउड थिनिंग करनी चाहिए। सिरस क्लाउड्स को अगर हम थिन कर देंगे, उनको कम कर देंगे किसी तरीके से, तो ये कम हीट एब्जॉर्ब करेंगे एंड ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। मिटिगेशन और अडेप्टेशन में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम इसको एक बार ध्यान करेंगे ताकि हमें ज़िंदगी भर कभी ना भूलें। देखो, मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि कोई प्रॉब्लम अगर आने वाली है तो आप उस प्रॉब्लम को आने ही ना दो, उसको ओरिजिनेट ही ना होने दो। जैसे CO2 या ग्लोबल वार्मिंग कह लो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है आजकल। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है? CO2 बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अगर हम कुछ ऐसा करें कि CO2 एटमॉस्फेयर में आए ही ना, या आए तो बहुत कम आए, तो उसको कहेंगे मिटिगेशन। अगर हम कहेंगे भी CO2 आ तो चुकी है एटमॉस्फेयर में, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम उससे बच सकते हैं, अपने आप को थोड़ा मोल्ड कर सकते हैं कि अब आ तो गई है CO2 को हम कुछ नहीं कर सकते, बट उसका जो इम्पैक्ट हमारे ऊपर है वो इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाए, वो होता है अडेप्टेशन, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो कि जैसे मान लो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन है, पेट्रोल डीजल की जगह अगर हम इलेक्ट्रिक कार यूज़ करेंगे तो कम CO2 आएगा। अगर हम एनर्जी एफिशिएंट बनेंगे, बिजली कम यूज़ करेंगे, तो थर्मल पावर स्टेशन में कोयला कम जलेगा, कोयला कम जलेगा तो CO2 कम आएगी। रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करेंगे तो कम कोयला जलेगा, CO2 कम आएगी, ठीक है ना। तो हम CO2 का आना कम कर रहे हैं, दिस इज मिटिगेशन। अब CO2 आ गई एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो गई, क्लाइमेट चेंज हो रहा है एंड उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ज़्यादा बाढ़ें आ रही हैं, ज़्यादा रेन्स आ रही हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, डिजास्टर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। अब उनको रोक नहीं सकते, वी कैन नॉट स्टॉप साइक्लोन, लेकिन उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर कम कर सकते हैं। सो दीज आर अडेप्टेशन। अगर सरकार ये कहे कि भी ओडिशा की कोस्ट पे और ज़्यादा साइक्लोन्स आएंगे, तो वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट को और अच्छा बनाते हैं। हम साइक्लोन को नहीं रोक रहे हैं, साइक्लोन तो आएगा, हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, खुद को अडेप्ट कर रहे हैं। फ्लड प्रोटेक्शन के लिए हाउसेस का डिज़ाइन, रिवर का डिज़ाइन, कैनल्स बना रहे हैं, वो सब अडेप्टेशन मेजर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं जो दोनों काम करती हैं, जैसे मान लो लोकल फूड सिस्टम, ये शहर है एंड बहुत दूर में गाँव में फार्म्स में फल सब्जियां उगती हैं एंड वहाँ से सिटीज़ में आती हैं। अगर आपने कहा कि हम सिटी के साथ में ही छोटे छोटे फार्म्स बना देंगे, तो क्या होगा इससे? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगी, क्योंकि इतनी दूरी से जब वो हमारी सिटीज़ तक आती हैं डेली बेसिस पे बहुत सारी फल सब्जियाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो अगर फार्म साथ में ही बन गया तो कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगी, दैट इज़ अ मिटिगेशन। दूसरा ये अडेप्टेशन भी है, क्योंकि अभी क्या होगा, बीच में लंबी लंबी सप्लाई चेन होती हैं, इनकी वजह से कोई फ्लड वगैरह आ जाए, साइक्लोन आ जाए, तो ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन अगर फार्म आपके बिल्कुल साथ में है सिटी के, तो फिर आपको कम फर्क पड़ेगा इस चीज़ से, ठीक है ना। तो ऐसे सोच सकते हो, तो अडेप्टेशन भी हो गया। तो कुछ चीज़ें कॉमन होती है। तो आपको मतलब क्लियर हो गया मिटिगेशन अडेप्टेशन में। फिर भी अगर आप इसको भूल जाओ तो कैसे ध्यान रख सकते हो? ट्रिक है या ध्यान रखने की, मिटिगेशन, मिटिगेट, मिटिगेट मतलब मिट्टी, सैंड और गेट, दरवाज़ा। CO2 का मॉन्स्टर बाहर ना आए, मिट्टी से उसको ढक दो, क्रूड ऑयल में से CO2 निकलेगी, वो CO2 बाहर ना निकले, या तो उसको मिट्टी से ढक दो या दरवाजे से बंद कर दो कि वो हमारे एटमॉस्फेयर में आए ही ना। मिट्टी गेट, मिट्टी डाल दो, गेट लगा दो। लेकिन अगर आ गई है तो क्या करेंगे भाई? जैसे डेजर्ट प्लांट्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं,
क्वेश्चन आता है ना, यूपीएससी 2 बार पूछ चुका है ये वाला सवाल कि डेजर्ट प्लांट्स कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं। तो वैसे ही डेजर्ट्स प्लांट की तरह हमें भी गर्म अर्थ पे अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। हम क्लाइमेट को चेंज नहीं कर सकते। डेजर्ट प्लांट CO2 को रोक नहीं सकता, वो ये नहीं कह सकता कि मैं ग्लोबल वार्मिंग नहीं होने दूंगा। ऐसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग नहीं रोक पा रहे हैं, लेकिन हम खुद को अडाप्ट कर रहे हैं जैसे ये प्लांट अपने आप को अडाप्ट करता है। तो ये दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखोगे, मिटिगेट और जैसे डेजर्ट प्लांट अडाप्ट करता है, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे मिटिगेशन और अडाप्टेशन में। इस क्लास में टोटल 13 पेजेस हैं। इन 13 में से पेज नंबर 1, 2, 3 तो हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है। बाकी पेज नंबर 4 से लेके 13 तक की PDF आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। वेबसाइट है allinclusiveies.com/prelims2021 या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। पहले 3 पेज हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं, बाकी का आप PDF देख लेना, वहाँ से खुद पढ़ सकते हो। अगर आपको बाकी पेजेस की भी एक्सप्लेनेशन सुननी है तो वो हमारे पेड कोर्स का पार्ट है। तो एनवायरनमेंट के करंट अफेयर्स का पेड कोर्स है 200 रुपये का हिंदी एक्सप्लेनेशन में। जैसे अभी हमने जो पढ़ा है ये हिंदी या इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है, हिंदी प्लस इंग्लिश, ठीक है। तो इसमें क्लास 1 का कुछ पोर्शन फ्री में यूट्यूब पे है एंड बाकी पोर्शन पेड पार्ट में। उसी तरह क्लास 2 के भी कुछ पेजेस यूट्यूब पे आ जाएंगे एंड कुछ पेजेस जो हैं उनकी एक्सप्लेनेशन पेड कोर्स में रहेंगी। PDF सबके लिए फ्री है, ये पैसे सिर्फ एक्सप्लेनेशन के हैं। अगर आप 200 रुपये दोगे तो आपको इकोनॉमिक करंट अफेयर्स की जो टोटल लगभग 5 क्लासेस रहेंगी, इनके पेड पोर्शन की एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अगर आप ये पैसे नहीं भी देते हो तो भी आप PDF खुद पढ़ सकते हो। थोड़ी एक्सप्लेनेशन यूट्यूब पे देख लो एंड बाकी पेजेस आप खुद पढ़ सकते हो। एक्सप्लेनेशन चाहिए बाकी की, देन यू पे। खरीदने का तरीका क्या है? अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हो तो सिंपली प्ले स्टोर खोलो, प्ले स्टोर में टाइप करो ऑल इंक्लूसिव IAS, ऐप आएगी, ऐप को खोलो। ऐप को खोलने के बाद अपने आप को रजिस्टर करो उस पर एंड स्क्रीन के नीचे यहाँ पे स्टोर लिखा होगा, ये ठीक है, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे स्टोर लिखा होगा, स्टोर पे क्लिक करो। स्टोर के बाद आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। जैसे आपको कोर्स खरीदना है एनवायरनमेंट का इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश वाला कोर्स, जैसे ये वीडियो है हिंदी प्लस इंग्लिश में, तो आप IAS एनवायरनमेंट इंग्लिश एक्सप्लेनेशन 200 रुपये, इस पर क्लिक करो, पेमेंट करो। सारे पेमेंट मेथड्स यहाँ पे एक्सेप्टेड हैं एंड आपका कोर्स चालू हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए तो फिर से स्टोर खोलना, आपके परचेज्ड कोर्सेज में ये कोर्स ऐड हो जाएगा एंड आप इस कोर्स को देख सकते हो। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ नहीं करते हो, iOS यूज़ करते हो या लैपटॉप के थ्रू देखना चाहते हो, तो आप प्लीज़ सिर्फ क्रोम ब्राउज़र यूज़ करना एंड उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। ये यूट्यूब पे वीडियो चल रही है, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है हर वीडियो का, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को खोलो, वहाँ पे एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करना, उस पर आप फिर अपने को रजिस्टर करके पेमेंट कर देना। उसी पोर्टल पे, डिफरेंट पोर्टल पे आपका ये कोर्स चालू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।